हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में अब वक्त आ गया है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का। ये टॉपिक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन लायक है, कुछ एमसीक्यू भी आ सकते हैं इससे। सब मिलाकर के कम से कम वेटेज 7 मार्क्स की है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट इस टॉपिक से इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लेता है। इंस्टीट्यूट अपने रिसोर्स के बियॉन्ड पूछता है, एंड इस वजह से मोस्ट स्टूडेंट्स एंड अप फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट के क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने कुछ कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक से एक्सप्लेन किया है, पर मोस्ट कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दे हैव ओनली स्टेटेड द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप। इसके बियॉन्ड उन्होंने कुछ खास स्टेट नहीं किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन बहुत ज्यादा इलेबरेटेड मैनर में इन्होंने इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया करिकुलम में। बट क्वेश्चन पूछते वक्त ये लोग काफी ज्यादा, मैं कह सकता हूँ, डिटेल में भी जाते हैं, एंड कई बार फाइनल से ऐसे ऐसे सवाल उठा करके लेके आते हैं जिसका इंटरमीडिएट लेवल पे किताब में कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो दैट बेसिकली मेक्स दिस एंटायर क्वेश्चन वेरी ट्रिकी, एंड इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप पूरा पढ़ के जाने के बावजूद भी एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिक्ड फील करें। आपको ऐसा फील हो कि यार मैं तो पूरा पढ़ के आया लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। बट एनीवेज हमारा काम है चेष्टा करने का। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन, बट वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम जितनी भी चीजें इंस्टीट्यूट ने मेंशन करी है अपनी मैट में, और जो नहीं भी करी है मैं अपनी तरह से जो भी पास टर्म पेपर्स हैं उनका सारा का सारा एक्सपीरियंस एक जगह ला करके इस पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड दिस लेक्चर will definitely help you get that edge over somebody who has not prepared this topic at all। जिसने प्रिपेयर ही नहीं किया उससे तो भाई बहुत ही बेहतर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद तो फिंगर्स क्रॉस्ड है, अगर इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा देख रेख करके सवाल पूछा, वही सवाल पूछा जो आमतौर पे वो पूछता है, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। सो यस, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट इंट्रोडक्शन। आपको ऐसा इंट्रोडक्शन सुनने की आदत नहीं है, बट भाई जो सच है सो है। सो टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आइए शुरुआत करते हैं, इसको ट्राई करते हैं याद करने की भी साथ ही साथ, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो इसके सवाल के जवाब बनेंगे नहीं, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल स्टफ है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम शुरू करने जा रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन आपको मैं बता दूं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 1 से लेकर 24 तक अपने सीएमए इंस्टीट्यूट की मैट में कवर्ड है, ठीक है। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 है इन्वेंट्री वाला, वो कवर्ड तो नहीं है पर हमने अपने नोट्स में कवर कर लिया है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 तक आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा, हमने 25 भी कवर कर दिया टू मेक दिस लेक्चर फ्यूचर प्रूफ। आगे जाके कभी तो इंस्टीट्यूट अपडेट करेगा अपना मैट, तो हम इसको थोड़ा फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं। सो वी आर कवरिंग इवन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 25। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने जितने भी पास्ट टर्म पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दी नॉलेज ऑफ दैट हियर। हम सारे सवाल को एज इट इज नहीं ले रहे हैं, बट नॉलेज को जरूर ले रहे हैं। सो वी हैव ट्राइड टू कवर दैट एज वेल। एंड इसके अलावा एक और काम आपको जो करना है वो ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 सबके नाम याद हो जाने चाहिए आपको। सबके नेम्स एंड नंबर्स याद हो जाने चाहिए। इसका मतलब नंबर सुनकर के नाम याद आना चाहिए, नाम सुनकर के नंबर याद आना चाहिए। एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे इस पे से, ठीक है। तो ये तो पहला आपका टास्क है बॉस। 1 से लेके 25 यू विल हैव टू ट्राई टू रिमेंबर। सारे नाम मैंने एक जगह नहीं लिखे हैं, बट हाँ सबके नाम लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम याद करने की चेष्टा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर से, हम सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है, किस लिए हम इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ऑब्टेन करेंगे। सो हियर इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक सवाल आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो अगर कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात आएगी तो ऐसे बहुत सारी सिग्निफिकेंस मेंशन्ड है आपके मैट में, लेकिन आपको प्राइमरली ये समझना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे डायरेक्टली हम इंपैक्ट कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको हम इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ आता है, तो जिस तरह हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि भाई अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाओ, यूनिफॉर्म तरीके से बनाओ, स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में बनाओ, कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में बनाओ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस तरह फाइनेंशियल बुक्स में ये सब फैसिलिटी लाते हैं, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी ये सेम चीजें कॉस्ट बुक्स में लेकर के आ पाते हैं। सो कॉस्ट बुक्स में अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हो, अगर फॉलो कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट इंपैक्ट कहां कहां नजर आएगा, 3 जगह। एक तो आप जो भी प्रेजेंटेशन फॉलो करोगे वो प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकली उसकी बात करते हैं।
नंबर टू, कंपेरेबिलिटी फैसिलिटेट करोगे। हाउ? क्योंकि भाई अगर सब लोग अपने मनमानी करते हैं, कॉस्ट बुक्स अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, तो किसी की भी कॉस्ट बुक किसी और के कॉस्ट बुक से कंपेयर नहीं कर पाओगे। भाई तेरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिखा, तेरा कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिखा, दोनों अलग अलग मेथड यूज करें, कंपेरेबल नहीं है। बट इफ बोथ ऑफ देम आर यूजिंग द गाइडेंस लेड डाउन इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो दोनों के तौर तरीके मैच करेंगे और प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, हम कंपेयर कर पाएंगे। सो कंपेरेबिलिटी भी फैसिलिटेट कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करता है। एंड तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि मटेरियल इंपैक्ट लाती है कॉस्ट बुक्स पे, तो वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए इन अ सेपरेट हेडिंग। ये सब जगह आपको देखने को मिलेगा। तो वो सेपरेट हेडिंग वाला जो पॉइंट है वो ये इंश्योर करता है दैट कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आने से छूट ना जाए। ऐसे में ट्रांसपेरेंसी को भी फैसिलिटेट करते हैं। तो देखा जाए तो तीन बड़े काम जो डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, वो हमारे सामने है। नंबर वन, जो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली करें। नंबर टू, लोग और कॉस्ट रिकॉर्ड्स के साथ कंपेरेबल बन जाए। एंड नंबर थ्री, जो कुछ कर रहे हैं ट्रांसपेरेंटली सब कुछ डिस्क्लोज हो जाए। अब अगर ये तीन काम सक्सेसफुली हो पाएंगे हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स में, तो इसके इनडायरेक्ट इंपैक्ट होंगे एंड कईयों को इससे फायदा होगा। वो जो फायदे हैं वो भी सिग्निफिकेंस में कवर्ड है। वो फायदे में है, नंबर वन, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के तौर पे अगर कॉस्ट बुक्स अच्छे से मेंटेन होगी, एक्यूरेट रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, कंसिस्टेंट रहेंगी, फलाना डिमकाना बहुत बातें बोल सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। बिकॉज आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स रिलायबल है, भरोसे लायक है, तो ऐसे में आप डेफिनेटली अपने डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर पाओगे। दूसरा, रेगुलेटरी कंप्लायंस में भी बहुत हेल्प होगा। बिकॉज रेगुलेटर्स भी यही बात कहेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट बुक्स बनाओ, और अगर आप वो कर रहे हो तो जाहिर सी बात है रेगुलेटरी भी आपसे खुश रहेगा, रेगुलेटर्स भी आपसे खुश रहेंगे। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी। कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर अच्छे से बनाओगे तो अपने बिजनेस के लूप होल्स अच्छे से पकड़ पाओगे, अपने बिजनेस में कहां गलती हो रही है वो ठीक से समझ में आएगी, कॉस्ट कंट्रोल कर पाओगे, एफिशिएंट बन पाओगे। मुझे पता है बहुत दूर की बात लेकर के आए सर, पर ये इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो है। सो बुक्स अच्छी बनेगी तो मेजरमेंट अच्छी होगी ऑफ ऑल द एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग, एंड इससे आप अपना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं बिजनेस में। एंड लास्ट ऑब्वियसली कॉस्ट कंट्रोल है। तो देखा जाए तो ये दो पॉइंट रिलेटेड है, ये दो पॉइंट रिलेटेड है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। डायरेक्ट इंपैक्ट हुए तीन, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। उसकी वजह से मैनेजमेंट को थोड़ा फायदा है, एंड थोड़ा फायदा हम कह सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट के अलावा हम लोग के इन जनरल एफिशिएंसी के लिए है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को सीधा सीधा फायदा ये कि भैया डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकती है। नंबर टू, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकता है। एंड एफिशिएंसी के तौर पे आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं एंड कॉस्ट कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन किया है तो। सिंपल था यार, ये 7 मार्क्स में आ जाए तो तथास्तु बोल करके आप ये आंसर लिख सकते हैं, 7 में 7 मार्क्स आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फ्रैंकली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये एग्जाम में आएगा, नहीं आना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा सा ज्ञानबाजी है तो मैंने उसको समराइज करा आपके लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा से नहीं थे ऑब्वियसली इंडिया में। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उससे पहले कोई भी फॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सो लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन वाज देयर प्री इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर 1959 तक कुछ भी लंबा चौड़ा एस्टैब्लिश नहीं था। 1959 में हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अब आज के दिन पे ये लोग खुद को ICWAI नहीं बोलना चाहते, पर पहले ये इसी नाम से जाने जाते थे। तो ये है ICWAI, एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 1959 में। मैं आपको बता दूं, ICWAI का नाम बदल करके बीच में ICAI भी कर दिया गया था, लेकिन अभी हम इसको ICMAI कहते हैं। तो ये इस तरह से इसके नाम भी ऊपर नीचे हुए थे। ICAI इसलिए नहीं रखना अलाउड हुआ क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में क्लैश हो रहा है, अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 1959 में ऑब्वियसली आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी एस्टैब्लिश हो गया, एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो गया जो कि ये इंश्योर करेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइमली बने और फिर उसको एनफोर्स भी किया जाए। कंपनीज एक्ट 1956 जब फर्स्ट टाइम आया तब उसने कुछ प्रावधान रखे कि भाई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को कुछ कुछ काम करना होगा। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को सेक्शन 209 1D के हिसाब से मेंटेनेंस ऑफ बुक्स का कहा गया था, एंड 233B में कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी मेंशन कर दी गई थी। तो ये चीजें कब आई? 1956 में फर्स्ट टाइम आई। आपको अभी ये याद नहीं करना है क्योंकि 1956 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो 1956 में ये आ गए थे रेगुलेशंस। दो सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे, एक था जो कि था कॉस्ट बुक्स मेंटेन करो और नंबर 2 था कॉस्ट ऑडिट भी करो। इसके अलावा 1996 में जाकर के कॉस्ट ऑडिट रूल्स फर्स्ट टाइम आए थे जो कि वापस अमेंड होकर के 2014 में वापस कॉस्ट ऑडिट रूल्स नए सेट आए। तो ये ओवरऑल आपका पूरा फ्लो था कि किस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग का
पास रहा है इन इंडिया। ठीक है, आज के दिन पे क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन पे कंपनीज एक्ट 2013 जो रेलिवेंट है हमारे लिए, तो वो एप्लीकेबल है। एंड 2013 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि भाई आप सेक्शन 148 का पालन करें। एंड सेक्शन 148 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी सर्टेन स्पेसिफाइड कंपनीज को फॉलिंग अंडर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज कि आप लोग अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट मेंटेन कीजिए। यानी कि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा किस किस को ये काम करना है। ऑब्वियसली इसमें भी टर्नओवर लिमिट एंड एलिजिबिलिटी वगैरह होती है, बट हाँ ये पावर 148 सेक्शन 148 के थ्रू किसको मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे रूल्स बने 2014 में जो कि है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014, उसमें कुछ 3-4 रूल है जिसका आपको ध्यान रखना है। पहला है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, जिन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को लेकर के ये नियम आए कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखिए, कॉस्ट ऑडिट कराइए, वो ज्यादातर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है, फार्मा, फर्टिलाइजर, सीमेंट, केमिकल, पावर एक्सेट्रा। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए नेशन बिल्डिंग में जो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मेन इंग्रेडिएंट्स को लेकर के कॉस्ट रिकॉर्ड्स की दुनिया में डाला गया। सो ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 ये है कि इनमें से भी जो एलिजिबल कंपनीज हैं, यानी जिनका टर्नओवर लिमिट एक पर्टिकुलर सेट लिमिट के ऊपर चला जाए, उनको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। ये है रूल नंबर 4। सो रूल नंबर 3 कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को बोलता है आप लोग अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए, फिर उनमें से भी जो एलिजिबल है उनको कॉस्ट ऑडिट करानी होती है, ये रूल 4 कहता है। रूल 6 और 8 मिलकर के ये कहता है कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए उसके 180 डेज के अंदर अंदर कॉस्ट ऑडिट हो जानी चाहिए। एंड कॉस्ट ऑडिट हो जाने के 30 डेज के अंदर अंदर आपकी मैनेजमेंट को उसके ऊपर कॉमेंट्री करनी है कि कॉस्ट ऑडिट के ऊपर अपना कॉमेंट पास कीजिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई कीजिए। सो टोटल प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से 180 डेज एंड 180 डेज के बाद में फर्दर 30 डेज। तो यहां लिखा हुआ है दैट कॉस्ट ऑडिट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 180 डेज ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बोर्ड शुड कमेंट ऑन इट एंड ये विद इन 30 डेज आप अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है ये सबमिट कर दोगे। एंड अगर कोई फेलियर हुआ साहब तो पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर भी और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स है उनके ऊपर भी। तो ये है आज के दिन के लीगल प्रावधान या फिर लीगल प्रोविजंस जो कि ये कहते हैं कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओ, कॉस्ट ऑडिट कराओ, फलाना ढिमकाना। याद रखोगे बढ़िया नंबर मिल सकते हैं, बहुत टेक्निकल आंसर बनेगा ना तो इसके मार्क्स बढ़िया मिल सकते हैं। तो रिमेंबर सेक्शन 148 से पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि भैया आप स्पेसिफाइड कंपनीज को कह सकते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना के रखने का। फिर जो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 है उसमें रूल नंबर 3, 4, 6 एंड 8 मिलकर के आपको कुछ बातें बोलते हैं जो आपको एक एक करके याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएसबी। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सीएएसबी? नाउ सीएएसबी इज जस्ट लाइक आईएएसबी। जिस तरह जो हमारे आईएफआरएस बनता है वो आईएएसबी बनाता है, उस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो बनाता है क्या, वो बनाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड इनके ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम हाई क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं, हम हाई क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। तो इसके ऊपर ना ज्यादा भूचाल मचाने की जरूरत नहीं है और कितने सारे ऑब्जेक्टिव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। सीएएसबी का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि हम हाई क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएं। अब आप उसके ऊपर बातें लिख सकते हो, क्यों बनाना है, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चाहिए, तो वो तो हमें पता है कि भैया बढ़िया डिसीजन ले पाए मैनेजमेंट इसके लिए एंड रेगुलेटर्स और अच्छे से फंक्शन कर पाए इसलिए। तो ये दोनों पॉइंट तो सुनेला सुनेला लगता है, आपने सुना है, मुझे पता आपने सुना है। ये वही वाले पॉइंट्स है कि आपको भाई यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करना है। ये किसका काम है, ये ऑब्जेक्टिव है ऑफ सीएएसबी कि भैया हम हाई क्वालिटी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दें। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा दैट मैनेजमेंट विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस एंड नंबर 2 रेगुलेटर्स विल बी एबल टू कंट्रोल, आई वुड से बेटर, ठीक है, रेगुलेट बेटर, फंक्शन बेटर। टॉकिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ सीएएसबी, तो सीएएसबी के क्या क्या काम हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये तो हमें पता है कि भैया आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने का आपका काम तो है ही, बट इसके अलावा और क्या क्या है,
तो भाई सबसे पहला है आप फ्रेमवर्क बनाइए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे इंटरप्रेट करें, उसकी रिलेटेड कोई गाइडलाइन, ये भी किसको बनाना है, सीएसबी को बनाना है। सो इंटरप्रिटेशन, गाइडेंस, ये सब भी किसको बनाना है, इन्हीं को बनाना है। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के अगर इंडस्ट्री में कोई भी तरह का टेंशन है, कोई कंफ्यूजन है, उसके ऊपर गाइडलाइन कौन बनाएगा, उसके ऊपर गाइडलाइन भी सीएसबी बनाएगा। एंड फाइनली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्होंने बनाया है उसको गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स के पीछे लग करके एनफोर्स कराने का काम किसका है, सीएसबी का है। समझिएगा, सीएसबी कैन नॉट एनफोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकता है, लेकिन बनाने के बाद गवर्नमेंट के पीछे लगना पड़ेगा, भाई 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 इसको प्लीज लागू कर दो, लागू कर दो, लागू कर दो। सो दैट इज हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो ये सिंपल से फंक्शन है, याद रखिएगा। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के एक फ्रेमवर्क अच्छे से बनाइए। नंबर 2, इंटरप्रिटेशन एंड गाइडेंस का काम करिए। अगर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो उधर अपनी गाइडेंस लाइए एंड एनफोर्स कराने की चेष्टा कीजिए थ्रू द रेगुलेटर्स, या फिर परसुएड कीजिए गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, ताकि वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करें। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएसबी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके नहीं बोलता हूं हर बार, लेकिन यहां बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर आपने इसको याद किया तो 7 मार्क्स ऑन द टेबल अगर होंगे तो आप उठा पाओगे। सो प्लीज इसको अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट वी आर जंपिंग ऑन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1। अच्छा हाँ, बाय द वे जब मैं 7 मार्क्स बोल रहा हूं तो वो अभी के करंट 2022 सिलेबस के इकोसिस्टम के हिसाब से 7 मार्क्स है। पेपर पैटर्न कभी भी बदल सकता है, इट कुड बिकम 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, पता नहीं कितने भी मार्क्स का हो सकता है। तो ये बस समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जवाब देंगे, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। यहां से आप नाम याद करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 है ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट की जब भी आप क्लास स्टार्ट किए होंगे, आई थिंक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सबसे पहले ही आपने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया होगा। आपने जब भी फर्स्ट क्लास किया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये काम तो पक्का किया होगा। तो पहला ही काम ये होता है कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम समझाते हैं अपनी क्लास में। सो ये क्या है? ये एक तरह का क्लासिफिकेशन ही है ऑफ कॉस्ट। सो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। अब इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद करना होगा इसमें, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा ठीक से याद कीजिएगा। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, इग्नोर भी किया जा सकता है। हालांकि ये समझाता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया। तो आया भैया किस लिए, नाम में लिखा है, इट वॉन्ट्स यू टू टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफाइंग द कॉस्ट। ठीक है, सो जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफाइंग द कॉस्ट है उसको ये एड्रेस करना चाहता है, उसको ये बताना चाहता है कि किस तरह खर्चों को आप क्लासिफाई कर सकते हो। वेरी सिंपल। नंबर टू हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में। नाउ दिस इज वेयर आई वांट यू टू रिमेंबर अ फ्यू पॉइंट्स। प्लीज याद रखना, स्कोप में भी मैं याद कराऊंगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव और स्कोप में मेरे साथ मेहनत कर ली, अगर आपने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में मेरे साथ मेहनत कर ली, भाई यही डिट्टो कॉपी पेस्ट मारेंगे सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। आप बोलेंगे हैं ऐसा होता है क्या? मैं बोलूंगा हाँ होगा। हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव और स्कोप सेम होगा। तो याद करना बनता है भाई, मार्क्स मिलेंगे और आप मुझे बहुत थैंक यू बोलने वाले हो उसके बाद। सर कैसे सेम होगा बताओ, सिखाओ। बहुत सिंपल है, आपका शुरुआत में आएगा टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन, रुक जाइए, ठीक है, फॉर डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इन कॉस्ट स्टेटमेंट्स। ये याद कर लोगे इतना? ठीक है, ये ऑब्वियसली लैंग्वेज थोड़ी बहुत बदल सकती है, आगे जाकर के हो सकता है आपको इसको एक अलग लैंग्वेज देखने को मिल जाए, बट मोर और लेस ऐसा ही है। ठीक है, तो आपका शुरुआत क्या हो रहा है, टू एंश्योर 2 थिंग्स, याद रखिए, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये आपने लिख दिया, एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा, भाई बच्चा पढ़ के आया। 2 वर्ड्स लिखने हैं, क्या है, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये इंश्योर करना आपको। ठीक है, किस लिए करना है? क्योंकि हम कॉस्ट स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन करेंगे इस चीज की, इसीलिए हमको यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो क्या चीज की चाहिए? जो हमारा स्टैंडर्ड का नाम है। सर क्या बोल रहे हो, ये तो मस्ती हो गई। अरे हो गई, अब सब जगह दिखा दूंगा मैं आपको। यकीन नहीं आ रहा ना आपको, तो ऑब्जेक्टिव्स आइए 1-2 जगह और देख लेते हैं। एक बार मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आते हैं। ठीक है, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द, ठीक है, कैपेसिटी। ठीक है, चलो ये यहां तक है बस। ये एक्चुअल में देखो, ये लैंग्वेज बेटर है, ये याद रखना। ऊपर वाला जो लैंग्वेज है ना, उससे बेटर ये लैंग्वेज है। ठीक है, विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ये याद रखना, विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा लैंग्वेज है, ये याद रखो, आगे काम आएगा। तो क्या है सर हमारी लैंग्वेज, याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, टू एंश्योर, मेरे साथ साथ बोलिए,
टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द डैश, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द डैश, फॉर व्हाट, टू एंश्योर, या जो भी है विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है, विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। लैंग्वेज आई थिंक थोड़ा और बेहतर हो सकता है, टू एंश्योर यूनिफॉर्म, हाँ ठीक है, कि एकदम परफेक्ट है। बीच में वो डैश है वो उसको बैठाना पड़ेगा, तो डैश में आपका ऊपर से ही कॉपी होकर के आ रहा है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी। तो आपका शुरुआत में यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी पक्का मिल रहा है, एंड लास्ट में आपको एक रिलायबल मैनर जरूर मिलेगा। सर और दिखा दो नमूने ताकि हम याद कर लें इसको, आ जाओ और दिखा देता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइन से चलेंगे, ठीक है, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में चल जाओ, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द, ठीक है, इसके आगे वो रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं है, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, पर चाहो तो लिख सकते हो विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। सर नंबर 5 में भी चल जाओ। सर नंबर 5 थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, हालांकि मिलेगा आपको वैसा, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी भी यहां पे तुम डाल सकते थे, ठीक है, रीजनेबल मैनर, ठीक है, मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सर 6 में चलो। सर 6 में देखो, टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 7 में चलो, मैं एक एक करके इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि तुमको सबका अपने आप बन जाए, ऑब्जेक्टिव स्कोप लिखने की तुम्हारी हिम्मत आ जाए। अगर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है, तुमने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखा, 3 मार्क्स मिल जाएंगे उसी के, तो मैं चाहता हूं वो तुम्हें मिले, इसलिए देखो याद करा रहा हूं तुमको। ऑब्जेक्टिव में टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी विथ, ठीक है ना। अच्छा सर 8 में भी बता दो सर, वही होगा क्या? 8 में भी देख लो, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। खेल समझ में आ गया? सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही होने वाला है, तो मैं ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करूंगा। रैंडमली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 खोलते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर ये निकला तो मैं अपनी बात प्रूव कर चुका हूं, ठीक है। ऐसे ही 15 नंबर खोल लिया, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। हो गई बात मेरी, प्रूफ हो गया। तो बॉस ऑब्जेक्टिव में याद करा दिया, और वो ऑब्जेक्टिव मैंने याद नहीं कराया सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का याद करा दिया, ठीक है। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द डैश वी डोंट नो विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, ठीक है। याद हो गया सर? याद हो गया, बढ़िया। अब आओ जरा थोड़ा स्कोप को याद किया जाए। सो स्कोप भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा दोस्त, ध्यान देंगे तो क्यों नहीं होगा। आओ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, सॉरी 1 में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का स्कोप है, करेक्ट। तो applies to cost statements requiring classification, presentation and disclosure including those needing attestation। ये पूरा लाइन याद करना है। सो ये बीच के ये सब भी याद करने हैं, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अरे ये इतने से नहीं होगा, और भी एक दो आइटम आएंगे आगे जाकर के, पर कम से कम इतना याद करना है। अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट, बेसिकली स्कोप का काम क्या होता है? स्कोप ये बताता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम कहां आएगा। तो भैया काम आएगा कॉस्ट स्टेटमेंट्स में, और काम आएगा अटेस्टेशंस में। सर कॉस्ट स्टेटमेंट और अटेस्टेशन समझा दो क्या होता है? बहुत सिंपल है, तुम सीए में इन प्रैक्टिस जब बनोगे तो तुम दो काम करोगे ना यार, तुम कंपनियों के कॉस्ट ऑडिट्स करोगे, करेक्ट। तो जो तुम कॉस्ट ऑडिट्स कर रहे हो वो क्या है? वो है कॉस्ट स्टेटमेंट्स जिनको तुम ऑडिट कर रहे हो। नंबर 2, तुम्हारे पास कई लोग आएंगे जो आके बोलेंगे सर हमारा ना स्टॉक का ये रिपोर्ट है, प्लीज इसको आप अटेस्ट कर दो ताकि हम बैंक से लोन ले पाए। तो वो जो उनका स्टॉक का रिपोर्ट है उसको आप जब अटेस्ट करेंगे तो भी आपको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो अटेस्टेशन पे भी लागू होगा। सो इट विल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड इट विल ऑल्सो अप्लाई टू अटेस्टेशंस एज वेल, ठीक है। एंड बीच में ये सब है भैया, रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आगे और भी आएंगे टर्म्स, कम से कम इतने तो याद कर ही लो, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं, इट अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग दोज, इंक्लूडिंग अटेस्टेशंस। क्या है एग्जैक्ट वर्ड? इंक्लूडिंग दोज नीडिंग अटेस्टेशंस, इंक्लूडिंग दोज नीडिंग अटेस्टेशंस। याद हुआ? नहीं सर याद तो नहीं हुआ, चलो 2-3 एफर्ट मारेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो स्कोप में अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशंस। बीच में वो सब वर्ड नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी से रिलेटेड है। हालांकि आप लिख सकते हो अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स विच रिक्वायर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी, एंड और क्या लिख सकते हैं यार,
और कुछ नहीं है, इतना ही लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी। चलो ठीक है सर, बाकी में आओ। ये देखो इसमें बढ़िया से लिखा है मैंने, ओवरहेड्स के लिए मैंने लिखा है अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स रिक्वायरिंग, अब याद कर लो, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोडक्टिव, ये आपका जो सीएस का नाम है वो है, करेक्ट, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। मतलब अब तो याद हो जाएगा भाई, ये इतना सा याद हो जाएगा, अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स रिक्वायरिंग व्हाट, चार नाम पांच नाम है, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। याद कर लो प्लीज, ठीक है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, याद कर लो, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट, ऑफ माय कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नेम, इंक्लूडिंग दोज अटेस्टेशन, इंक्लूडिंग दोज नीडिंग या रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। सर अब ये याद करा दिया, ये पक्का सब जगह लागू होना चाहिए, लागू नहीं होगा तो सर मजा नहीं आएगा, है ना, तो आपको मजा करा देता हूं। चलो नेक्स्ट फॉलो कर लेते हैं, कहां कहां फॉलो हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। तो हम कैसे लिखेंगे, मैं अपने माइंड से बोल रहा हूं, एक बार सुनो, हम लिखने वाले हैं अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, और याद नहीं हुआ मुझे, डिस्क्लोजर तो एक था, एक और मुझे याद नहीं है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशंस। भाई साहब ये याद हो जाएगा ऐसे तो, देखो, अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स विच रिक्वायर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू, अब ये थोड़ा टेक्निकल बोल दिया, ये आगे टेक्निकलिटी में समझाऊंगा आपको, बट सीओपी के साथ साथ में सीओए सीओएस भी बोला जाता है। सो सीओपी, सीओए और सीओएस इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। भाई साहब ये तो याद हो गया यार, एकदम याद होगा। आइए नंबर 5 भी देखते हैं, नहीं नंबर 5 नहीं देख सकते, बहुत अलग है, सो नंबर 5 को नहीं प्रिपेयर कर सकते। छठे में आइए, छठे में देखो नंबर 6, मटीरियल कॉस्ट, अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, मैं एक भूल ही जाता हूं हर बार, असाइनमेंट, मेजरमेंट, अच्छा क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ये मटेरियल कॉस्ट कहां से आया, ऊपर से आ गया, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। समझ में आएगा। अब चलो इसको भी मैं याद करा दूंगा तुमको। कैसे याद होगा सर, ये याद करने का तरीका है CMAPD, CMAPD, ठीक है। फाइनल में एक टॉपिक होता है CMAD, जिसमें एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये CMAPD है, ठीक है, बीच में P है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। साहब ये तो याद हो गया, एकदम याद हो गया। चलो आओ हम 7वें का बनाते हैं, ठीक है। 7वें का मैं कैसे बनाऊंगा, देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनो, मैं नीचे नहीं देख रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। क्या नाम है, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैं बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, CM, measurement, assignment, presentation and disclosure of employee cost including those requiring attestation। देख लेते हैं भाई। applies to cost statements requiring classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of employee including those requiring attestation। सर यही तो खास बात है ना यार, किसी लेक्चर को जब एकदम मतलब अब जब पढ़ाना और अच्छे से कवर करना है तो इतना इजी तो कर देना चाहिए दैट आपकी मेहनत बहुत कम हो जाए, करेक्ट। ये सारी जितनी मेहनत जो आप देख पा रहे हो कि सर आप कैसे पकड़ लिए इतना सब कुछ, ये ऐसे याद कैसे हो गया आपको, तो इधर ही लगता है AI इन टीचिंग। आपने AI इन फाइनेंस के बारे में बहुत सुना होगा। ये पूरे नोट्स को मैं बैठ करके AI से बनाया, खुद बनाया, तो बनाते बनाते मुझे अक्ल लग गई। AI से पूछा भाई इसमें कुछ तो कॉमन निकाल, कुछ तो कर, एंड उसने बढ़िया से मुझे सजेशन दिया कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन। एंड ऑब्वियसली आपको AI से वो निकलवाना आना चाहिए कि भाई इतना हम निकालें कैसे, बट दिस इज समथिंग दैट आई जस्ट फाउंड आउट कि हाँ ये कॉमन है सब में। तो ये होता है फायदा ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स यूजिंग AI। तो ये नोट्स भी बहुत क्लासिकल है एंड बहुत मजेदार है, एंड इसको याद करने का भी तरीका मैंने आपको दे दिया है। सो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप हो गया, एंड द स्टोरी विल नॉट जस्ट गेट ओवर हियर। मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा और आपको बताऊंगा एक और चीज है जो मैंने इसमें कर रखा है, एक तरह से आपके लिए नॉर्मलाइज, आऊंगा उस पर भी। बट CS7 हो गया ना, अब रैंडमली कोई भी करते हैं, CS12 में चलते हैं, देखते हैं वो काम आएगा क्या, ठीक है। सो CAS12, okay, repairs and maintenance, so applies to cost statements which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of repairs and maintenance including those
वी गेट इट भैया, समझ में आ गया हमको। एक और भैया करा दो, 18 करा दो, 18। 18 में भी अगर ये लाइन हुआ तो भैया याद हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अप्लाइज टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स रिक्वायरिंग क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा, इसका नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। मस्त हो गया ना। अच्छा, मैं फिर से आपको ये तहे दिल से कह देना चाहता हूँ, दिस विल नॉट वर्क ऑल द टाइम, बट इट विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ऊपर CS5 के लिए बोला, वहां काम नहीं करेगा। अब CS5 का स्कोप अलग तरह से लिखना पड़ेगा, तो अब मोस्ट जगह ये काम कर जाएगा, एक दो जगह नहीं करेगा, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका, एक तो ऑब्जेक्टिव का काम हो गया और एक आपका हो गया स्कोप का काम। अब मैं आपको बताता हूं, मेन जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मेजरमेंट एंड असाइनमेंट में। ये डिफरेंस वाला एरिया है, सबका अलग अलग होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मोटा मोटी सेम होगा। सर मोटा मोटी सेम होगा मतलब, मैं इसमें भी आपको बताता हूं, इसमें भी एक आपके लिए याद करने का कोई ना कोई काम तो है। ठीक है, तो इसमें आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में डिस्क्लोजर मोटा मोटी सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा बेसिस ऑफ असाइनमेंट, दूसरा आएगा रिलेटेड पार्टीज, तीसरा आएगा फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट, सब्सिडीज, रिकवरीज, एबनॉर्मल कॉस्ट, पेनल्टीज एंड डैमेजेस एंड चेंजेस इन प्रिंसिपल्स। अब इनमें हर पॉइंट हर बार नहीं आएगा, पर मैक्सिमम पॉइंट्स आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपका बेसिस ऑफ असाइनमेंट आएगा, रिलेटेड पार्टीज आएगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस आएगा, सब्सिडीज आएगा, रिकवरीज आएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट आएगा, चेंजेस इन प्रिंसिपल्स आएगा, चेंजेस इन प्रिंसिपल्स आएगा। अब इनमें से आप कोई भी 3-4 तो कम से कम याद कर ही लेना, कम से कम 3-4 याद हो जाने चाहिए, हर कोई याद करने का दरकार नहीं है। ठीक है, सो बेसिस ऑफ असाइनमेंट, रिलेटेड पार्टीज, फॉरेन एक्सचेंज, सब्सिडीज, रिकवरीज, पेनल्टीज एंड डैमेजेस, चेंजेस इन प्रिंसिपल, जितना हो सके याद कर लीजिए। आप बोलेंगे सर प्रूव करके दिखाओ सर, चलो ऐसे रैंडमली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में चलते हैं, देखते हैं डिस्क्लोजर मैच करेगा क्या। सो ऐसे ही रैंडमली चल रहे हैं अपने, आप बोलो तो 23 देख सकते हैं। सो ये रहा 23 में आ गया आपका बेसिस ऑफ असाइनमेंट था वहां पे, यहाँ बेसिस ऑफ अमोर्टाइजेशन एंड असाइनमेंट हो गया, इट्स द सेम थिंग। सब्सिडीज, रिकवरीज, एबनॉर्मल कॉस्ट, पेनल्टीज एंड डैमेजेस, चेंजेस इन प्रिंसिपल्स। अच्छा सर 21 में आ जाओ सर, 21 है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, तो यहाँ पे आ गया बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, असाइनमेंट की जगह डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। फिर थोड़ा तो अलग आया भी है, रिलेटेड पार्टी मैच हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैच हो रहा है, एबनॉर्मल कॉस्ट मैच हो रहा है, पेनल्टीज एंड डैमेजेस में मैच हो रहा है, चेंजेस इन प्रिंसिपल्स मैच हो रहा है। क्या बोलते, ठीक है ना, परफेक्ट है ना। ओके फिर सर चलो सर 15 नंबर में, चलो सर 15 नंबर में देख लो आप, बेसिस ऑफ असाइनमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टीज, सब्सिडी, रिकवरीज मैच हो रहा है। ठीक है, सो इट इज मैचिंग, आपको थोड़ा बहुत लिखने का आदत हो गया होगा। ठीक है, तो एक तो डिस्क्लोजर भी थोड़ा हद तक मैंने समझा दिया कैसे लिखना है। अब बात आती है सर प्रेजेंटेशन में क्या आएगा, तो प्रेजेंटेशन में भी मैं आई एम गिविंग यू अ चीट कोड, इट माइट वर्क ऑल द टाइम, इट माइट नॉट वर्क, ऐसा हो सकता है, सम टाइम वर्क करेगा। वो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसका यही होता है कि कोई भी मटेरियल खर्चा होगा तो उसको अलग से कॉस्ट हेड बना करके रिपोर्ट करो, ये प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहां लिखा हुआ है प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट हेड विद मटेरियल डिटेल्स, तो कोई भी मटेरियल डिटेल है तो उसको आपको अलग से कॉस्ट हेड बनाना पड़ेगा। कॉस्ट हेड क्या नाम से होगा, जो आपका नाम होगा साहब, आपका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आप इसको मार्केटिंग ओवरहेड बोल दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल दो, तो आपको इसको एक सेपरेट कॉस्ट हेड बोल करके दिखाना होगा। कॉस्ट शीट में आप दिखाते भी हो, आपको भी पता है, करेक्ट। आप बोलेंगे सर ये भी वेरीफाई करवा दो, वेरीफाई होता है तो ठीक है, तो मैं इसकी रिस्क ले रहा हूं, वेरिफिकेशन शायद हर टाइम नहीं होगा, ये हमने रैंडमली 15 नंबर पे किया, एक बार करके देखते हैं 20 पे। ठीक है, 20 पे वर्क करेगा क्या ये। वैसे कोई CMA इंस्टीट्यूट का बंदा अगर देख रहा होगा ना ये वीडियो, तो बोले क्या पढ़ा रहा है भाई ये आदमी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने तो बनाए थे कुछ सोच के कि बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ होगा। अरे आपने सिलेबस में गंदा डाला यार, आपने इंटरमीडिएट में कुछ सिलेबस ही नहीं डाला। फाइनल लेवल पे आई गेट इट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में है, समझना है, सब कुछ है, बट यहाँ तो आपने बेकार में सिलेबस में डाल रखा है, तो हम भी बेकार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वेयर आई ऑल्सो गेट टू नो, इट पेन्स माई हर्ट ऑल्सो, कि एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोर टॉपिक है। सच बताऊं तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स बनोगे, व्हाट इज योर कोर टॉपिक, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, जिसको हम ऐसे मजाक में पढ़ रहे हैं। तो मुझे भी खराब लग रहा है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ हाउ द इंस्टीट्यूट इज टेकिंग दिस टॉपिक, सीरियसली नहीं ले रहा, तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है ना, वो भी चाहता है कि आप रट के आ जाओ, तो रट के आ जाओ, तो रटना तो सिखाना पड़ेगा ना। आओ पॉइंट नंबर 1 आ गया, सेपरेट हेड विद सुटेबल क्लासिफिकेशन।
मटेरियल वाली बात नहीं लिखी, बट ठीक है, एक क्लास सेपरेट हेड की बात तो कम से कम करा। अच्छी बात है सर। और भी दिखा दो सर, 23 में देखते हैं। 23 में सेपरेट हेड विथ मटेरियल डिटेल्स, गुड सर। 5 में दिखाओ सर, 5 में। चलो 5 में देखते हैं। अच्छा 5 तो एकदम अलग था, 6 देख लेते हैं। 6 ये रहा 6, ये आ गया क्लासिफाई करो खर्चे को विद सुटेबल हेड्स। तो ये सुटेबल हेड्स की बात तो आ रही है, उसके साथ में कुछ थोड़ा बहुत देखो मिक्स मैच हो सकता है, बट सुटेबल कॉस्ट हेड होना चाहिए, ये बात जरूर आ रही है। विद मटेरियल इंपैक्ट वगैरह वो सब की बात आ रही है। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ बेटर वे। अब बात बाकी अब कैसे मैनेज होगा वो हम लोग देखेंगे, बट हाँ एक बार के लिए मैंने समझा दिया मोटा मोटी कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, स्कोप कैसे लिखना है, आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे लिखना है, ये मैंने समझा दिया। अब जो मेन क्रक्स होता है किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो होता है उसका प्रेजेंटेशन या फिर जनरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडेंस। ठीक है, वो सबका अलग अलग होगा, तो हमको पढ़ना है और खुद का थोड़ा सा बुद्धि खोलना है। ठीक है, आइए एक एक करके उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 क्या चीज के ऊपर है सर? इट इज ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन के तरीके बताता है। ये बोलता है क्लासिफिकेशन कई तरीकों से हो सकता है, नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से हो सकता है, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है, फंक्शन बिहेवियर या फिर नेचर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि एक्सपेंस के हिसाब से मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस हम जानते हैं। हम जब प्राइम कॉस्ट भी बनाते हैं तो 3 खर्चे आते हैं, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 3 जो हेड है, ये हेड क्या होते हैं? ये होते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंस। फिर आता है ट्रेसेबिलिटी पे, तो ट्रेसेबिलिटी पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो ये हो गया ट्रेसेबिलिटी। फंक्शंस के हिसाब से जाएं तो कॉस्ट शीट में जितने भी अपने आइटम होते हैं ना, जितने भी हेडिंग होते हैं, हर एक खर्चा फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दैट। देन फिर आता है बिहेवियर पे, बिहेवियर पे आता है वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, वो सब। करेक्ट। एंड देन प्रोडक्शन के हिसाब से हर एक चीज का अलग अलग प्रोडक्शन होता है, बैच वाइज होता है, जॉब वाइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइज होता है, प्रोसेस वाइज होता है, तो वो सबका अलग अलग यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोडक्शन है। अब कल को मैं सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे ही मान लो एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपके पास लिखने को बहुत मैटर है। आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव लिखिए, स्कोप लिखिए, रटा हुआ है हम लोग को, फिर क्लासिफिकेशन के आप टाइप्स लिख दीजिए। भाई क्लासिफिकेशन 5 तरह से पॉसिबल है, नेचर ऑफ एक्सपेंस पे है, बिहेवियर पे है, ट्रेसेबिलिटी पे है, फंक्शन पे है, एंड लास्ट वाला किस पे है? प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन प्रोसेस पे है। करेक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन पे। सो आप 5 तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। प्रेजेंटेशन में बस ये बोला है, जो भी क्लासिफिकेशन का तरीका फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करना। ठीक है, सो कंसिस्टेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोला है जो भी तरीका फॉलो कर रहा है बस कंसिस्टेंटली वही फॉलो करना। ऐसा मत करना कि एक टर्म हम अलग फॉलो कर रहे हैं, एक टर्म अलग कर रहे हैं, वो मत करना। डिस्क्लोजर्स में यही बोला है, कोई भी मटेरियल चेंज है तो उसको डिस्क्लोज जरूर करना। एंड चेंजेस इन क्लासिफिकेशन आर ओनली अलाउड इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। करेक्ट, तो अगर लॉ से रिक्वायर्ड है तभी जाकर के आप इसको चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज मत करिएगा। दैट वाज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर यू। आई थिंक दिस वाज फेयरली इजी। आप चाहेंगे कि एग्जाम में क्या आ जाए, क्योंकि ये सच में आसान था। नंबर 2 में आते हैं। अब सबसे पहला आपने क्लास में क्या सीखा सर? सबसे पहला आपने क्लास में ये सीख लिया कि हाउ डू यू क्लासिफाई कॉस्ट। अब क्लास की बात छोड़ो, अब ये दिमाग लगाओ कि अगर आपकी फैक्ट्री होगी और आप प्लानिंग करने बैठ रहे हो, तो बजट बनाते वक्त सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये आएगा ना कि मेरी कैपेसिटी क्या है फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री में कदम रख रहे हो, यू हैव अंडरस्टूड हाउ यू क्लासिफाई योर कॉस्ट। अब फैक्ट्री में कदम रखते ही फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी थिंकिंग अबाउट इज योर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को डिटरमाइन कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में सीधा हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी पे। तो भाई अगर आप यूनिट्स बनाते, मतलब अगर गुड्स बना रहे हो, तो गुड्स के केस में कैपेसिटी को यूनिट्स में एक्सप्लेन किया जाता है, और सर्विसेज के केस में मैन आवर्स या फिर मशीन आवर्स के बेसिस पे ये मेंशन होता है। लेबर आवर, मशीन आवर, याद आ रहा है? तो ये यहाँ पे यूनिट्स और या फिर मशीन आवर या फिर मैन आवर के हिसाब से आप कैपेसिटी को डिफाइन करते हो। ये तो हो गया कि किस तरह कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है। फिर आता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टेक्निकली स्पीकिंग तो बहुत डिटेल में है, बट सीधे सीधे कहूं तो जो आपके मशीन के स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अगर मशीन के स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है कैन रन अप टू 20,000 आवर्स, तो 20,000 आवर्स उसका कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो यहां पे यही लिखा है, कोई भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आपकी फैसिलिटी में है तो फिर वो आपकी टेक्निकल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई।
कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशन सेंटर्स, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स ऑफ क्रिटिकल मशीन्स, या फिर नंबर ऑफ शिफ्ट्स वगैरह कुछ भी। तो ये है जो आपके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। नाउ दिस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल कैपेसिटी या फिर नॉर्मल कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आप ये अज्यूम नहीं करते कि आपके हॉलीडेज होंगे, इसमें आप ये अज्यूम नहीं करते कि आपके नॉर्मल लॉसेस होंगे, ये सब आपने अज्यूम नहीं किया है। ये स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ये आपका टोटल नंबर ऑफ आवर्स एक्सप्लेन करता है कि मशीन कितनी देर काम कर सकती है। इसको हम कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे अलग से क्वेश्चन आया हुआ है इन द पास्ट, तो इसको याद कर लेना सही रहेगा। मैं याद नहीं करवा रहा हूं इसको, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि अच्छा इसको याद करना पड़ सकता है, तो ये याद कर लेना, कल को क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। फिर आता है सर नॉर्मल कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन होता है। तो नॉर्मल कैपेसिटी के लिए इंस्टॉल कैपेसिटी लीजिए और उसमें से हर वो आइटम माइनस कीजिए जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे आप माइनस करोगे, जैसे कि स्केड्यूल्ड या फिर प्लान्ड मेंटेनेंस। नाउ प्लान्ड मेंटेनेंस नॉर्मल होता है, मतलब पहले से सोचा हुआ है इतना मेंटेनेंस पे जाएगा टाइम। तो तुम्हारे एसी पे लिखा हुआ है कैन रन अप टू, मतलब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, मान लो तुम एक एसी देखने गए, वो एसी पे लिखा हुआ है दैट यू कैन रन दिस 12 आवर्स into 30, तो मान लो 360 आवर्स, ठीक है, यू कैन रन इट फॉर 360 आवर्स पर मंथ, ये उस एसी पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुमको खुद को मालूम है कि 360 आवर्स पर मंथ लिखा हुआ है, इंटू 12 करके तुम्हारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो आ जाएगी। बट क्या सच में तुम 12 महीने 12 घंटा करके इस एसी को चलाओगे? ऐसा होगा क्या? नहीं भाई, कुछ वक्त ऐसा भी होगा जब आपकी इसकी सर्विसिंग मांगेगा एसी, तो सर्विसिंग के टाइम पे तो एसी बंद रहेगा ना, सो दैट गोज ऑफ। इसके अलावा छुट्टियों पे तुम जाओगे, घर परिवार वाले जाएंगे, तो उस समय क्या एसी नहीं एसी चालू रहना चाहिए, हम भले ही घूमने जा रहे हैं, वो नहीं होगा, हॉलीडेज पे एसी बंद होगी। इसके अलावा नॉर्मल शटडाउन डेज है, नॉर्मल दिनों में जब आपको एसी की दरकार नहीं है शायद वो भी माइनस होगा। नॉर्मल आइडल टाइम है, नॉर्मल लॉस टाइम है इन बैच चेंज ओवर, तो बैच जब चेंज होता है उस समय भी आपका एसी वैसी नहीं काम कर रहा है। तो इस तरह से आप एग्जामिन कर सकते हो, दिमाग लगा सकते हो कि नॉर्मल कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन होता है। दिस कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अ गुड क्वेश्चन, तो इसको याद करना, ठीक है। कैपेसिटी डिटर्मिनेशन पूरा कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। आते हैं अब नंबर 3 पे। अब 3 कैसे हो गया, ओवरहेड्स का नाम कैसे आ गया, ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओवरहेड्स का नाम इसलिए आ गया क्योंकि जैसे ही आप कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं वैसे ही आप अपने लिए एक एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना चाहते हैं। और वो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है? नियम कहता है कि आप अपने ओवरहेड्स के अमाउंट को ऊपर लीजिए, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय योर बजटेड कैपेसिटी, करेक्ट। इट कुड बी आवर्स, इट कुड बी यूनिट्स। नियम क्या होता है सर? BFOH बाई BQ, यही तो नियम होता है ना। तो आप जब BQ आइडेंटिफाई कर ही चुके हो तो BFOH भी पता होना चाहिए ना। सो ओवरहेड्स हमारा नेक्स्ट आइटम है, कैसे भी याद तो करना पड़ेगा ना, तो याद करवा रहा हूं बस। तो 3 नंबर हो गया आपका ओवरहेड से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस ओवरहेड से रिलेटेड, ठीक है सर। इसके प्रेजेंटेशन में क्या आएगा? इसके प्रेजेंटेशन में यह आएगा कि तुमने ओवरहेड्स के हिसाब से खर्चे को माना है, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करो कि उसमें से इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है, इनडायरेक्ट लेबर कितना और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस कितना है। तो आपको अपने खर्चे को बांटना चाहिए कि इसमें खर्चा क्या है, एलिमेंट वाइज बताओ। एलिमेंट वाइज आपको समझ में आ गया, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड क्या है। बिहेवियर वाइज भी आप क्लासिफाई करो। सो बेसिकली दिस इज अ क्लासिफिकेशन नीड कि आपका जो ओवरहेड है सिर्फ ओवरहेड मत बोलो, उस ओवरहेड को अच्छे से एक्सप्लेन भी करो कि ओवरहेड का खर्चा कहां से क्या लगा। इसके अलावा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ भी हो तो उसको रिकंसाइल करना जरूरी होता है, यानी कितना खर्चा लगा वर्सेस कितना एब्जॉर्ब किया, इसका फर्क समझाना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट है इस कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड की। एंड फिर आपके डिस्क्लोजर्स में ये आता है कि नंबर 1 आपने ओवरहेड्स को किस तरह असाइन किया ये बताओ, फॉरेन एक्सचेंज में क्या खर्चा हुआ ये बताओ, रिलेटेड पार्टी, क्रेडिट्स एंड रिकवरी, सब्सिडीज, एबनॉर्मल कॉस्ट, अनएब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। नाउ यू गेट द फ्लेवर। अब ये सर मिलता जुलता फ्लेवर आ रहा है जो हमने सीखा हुआ है, मैक्सिमम आइटम सेम है, फॉरेन एक्सचेंज, रिलेटेड पार्टी, क्रेडिट रिकवरीज वगैरह वगैरह वो सब सेम है, करेक्ट। सिर्फ जो 2-3 मेन आइटम है वही है। असाइनमेंट, बेसिस ऑफ असाइनमेंट भाई वो भी सेम हो गया। सो आपका बेसिस ऑफ असाइनमेंट भी आ गया कि किस तरह अपने इस खर्चे को आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिफाई करते हो और डालते हो। भाई ओवरहेड का अमाउंट है, उसको चार्ज भी तो करना पड़ेगा, तो कोई तो बेसिस होगा, तो उसका बेसिस आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, रिलेटेड पार्टी, फलाना ढिमकाना सब आ गया इसमें। और कुछ भी अगर अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड रहा उसको भी आपको यहां पे डिस्क्लोज करना पड़ता है। दैट इज कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 फॉर यू। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड 4 अब बोलता है कैप्टिव कंजम्पशन के बारे में। सो व्हाट इज कैप्टिव कंजम्पशन? एनीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग एट योर ओन फैसिलिटी, यानी खुद ही बनाया और खुद ही खा गया।
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में खास करके ये लागू होता है। तो उस केस में आपका ये आ रहा है कैप्टिव कंजम्पशन। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। अब यहां से नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं है, ये काम आपका ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 क्या है? कैप्टिव कंजम्पशन। याद रखो भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 कैप्टिव कंजम्पशन। बढ़िया सर, इधर क्या क्या अपने को आइडेंटिफाई करना होता है? या मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सीओपी, सीओए एंड सीओएस ये तीन चीजें कैलकुलेट करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, when we are acquiring something for captive consumption, so that is cost of acquisition, and then अगर हम सर्विस दे रहे हैं, जिस सर्विस को हम बाद में खुद से कंज्यूम कर रहे हैं, then that is cost of supply. Correct? So you have to take into account all these three things: COP, COA, COS, which you are using or maybe for the production of certain goods which you are consuming by yourself. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है। अच्छा, ये मेन काम किस लिए आता है ये भी मैं बताता हूँ। कैप्टिव कंजम्पशन का मेन काम आता है जीएसटी रूल्स के हिसाब से। सो जीएसटी एक्ट में वैल्यूएशन एट कॉस्ट होता है ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन, तो इसीलिए जीएसटी लॉज ये बोलता है कि कैप्टिव कंजम्पशन को कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन करो। तो कौन गाइड करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आपको ये हेल्प करता है ये चीज को करने में। बाद बाकी ऑब्जेक्टिव स्कोप नहीं पढ़ना है क्योंकि याद है। करेक्ट, इतना सही है दैट कैप्टिव कंजम्पशन में क्या करना पड़ता है सर? दो ही चीजें याद रखो भाई। एक नंबर ये 4 है, नंबर 4 कैप्टिव कंजम्पशन, एंड नंबर 2 यहां क्या डिटरमाइन करना है? यहां डिटरमाइन करना है सीओपी, सीओए एंड सीओएस। ये टेक्निकल वर्ड्स अगर लिख डाला, काम खत्म। सीओपी, सीओए, सीओएस ये आप कैप्टिव कंजम्पशन में कैसे यूज करने वाले हो। ठीक है, डिटरमाइनिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नाउ दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये आ गया नंबर 5। ठीक है, सो कैप्टिव कंजम्पशन के बाद आ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड। यहां पे आप क्या करने हो? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में आ गया कि आप अपने प्रिंसिपल एंड मेथड्स इनको आप यूनिफॉर्मिटी के साथ एस्टैब्लिश करना चाहते हो कि ये यूनिफॉर्मली हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड अवर एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नंबर 2 आप इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कलेक्ट करेंगे, एलोकेट या फिर अपोर्शन करेंगे टू कॉस्ट सेंटर, लोकेशन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। बेसिकली एलोकेशन या फिर एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट में ये है कि जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको आप क्लियर और रिलायबल मैनर में डिस्क्लोज करना चाहेंगे। ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? आप अपने एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक आप प्रिंसिपल एंड मेथड्स आइडेंटिफाई करने वाले हो। नंबर 2 प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद खर्चे को किस तरह आप उसको एब्जॉर्ब या फिर एलोकेट करोगे, वो प्रोसेस डिटरमाइंड होना चाहिए। एंड नंबर 3 जो भी है रिलायबल मैनर में सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब इसके स्कोप पे आते हैं। ये स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने पास्ट में पूछा हुआ है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है आपके स्टडी मैट में, पर पास्ट में पूछा हुआ है तो वहां के सजेस्टेड आंसर से ये बना दिया मैंने। बढ़िया सवाल है जहां पे आपको बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेन कहां कहां काम आता है। तो भाई एक्साइज के लॉस में काम आता है, इंश्योरेंस क्लेम में काम आता है, करेक्ट, फ्रेट या सब्सिडी में काम आता है। ये बीच में ये वाला पर्पस एंड एप्लीकेशन का जरूरत नहीं था, पहले पेज ब्रेक हो रहा था, पेज ब्रेक हो नहीं रहा है, इसीलिए ये हेडिंग काम का नहीं है। फ्रेट सब्सिडी कैलकुलेशन में काम आता है, एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग में काम आता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में काम आता है, बैंक स्टेटमेंट की बैंक के लिए जो स्टॉक स्टेटमेंट देते हैं उसमें काम आता है। तो इन सभी जगहों पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। काय को? तो उन हर चीज को समझाया है। एक्साइज में फ्रेट इज एडेड टू द एसेसिबल वैल्यू, इसीलिए वो कैलकुलेट करना पड़ता है। इंश्योरेंस क्लेम में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि भैया एक्चुअल में मटेरियल कितने का था और उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना था। फिर फ्रेट सब्सिडी में फ्रेट का कॉस्ट पता रहेगा तभी सब्सिडी के साथ एडजस्ट करेंगे। एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग में फ्रेट का कैलकुलेशन जरूर होता है रेगुलेटेड प्राइसेस निकालते वक्त। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप फ्रेट कितना जुड़ा हुआ है इन्वेंट्री के खर्चे में वो भी आप कैलकुलेट करना चाहेंगे। एंड बैंक स्टेटमेंट में भी बैंक के वैल्यूएशन मतलब स्टॉक के वैल्यूएशन में कितना फ्रेट कॉस्ट जुड़ा हुआ है या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ा हुआ है वो आप डिटरमाइन करना चाहेंगे, बिकॉज यू वुड लाइक टू एलिमिनेट दैट। ठीक है, डिडक्ट करना चाहेंगे। तो ये है आपके स्कोप में कवरेज कि क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अपने 6 नंबर में, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है, मटेरियल को लेकर के इंपॉर्टेंट है। एंड मटेरियल में क्या क्या करना है सर? मेन डिस्क्लोजर्स देख लो आप, आपकी क्वांटिटी और रेट ऑफ मटेरियल, वैल्यूएशन बेसिस, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एबनॉर्मलिटी, डिमरेज, सब्सिडी या ग्रांट्स या फिर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन, ये सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। और कुछ भी नहीं है यार, सब चीज सेम है। हाँ एक बात याद रखना, ये जो आपका मटेरियल कॉस्ट है CAS 6, ये प्राइमरी पैकिंग वाले
मटेरियल को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता, ये मैंने लिखा हुआ है। पैकिंग मटेरियल यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। व्हाई? बिकॉज पैकिंग का अलग से, पैकिंग रॉ मटेरियल का एक अलग से कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड है, सो दैट इज नॉट कवर्ड हियर। बाद बाकी जो भी मटेरियल का खर्चा लगा इन योर प्रोडक्शन एक्टिविटी, उन सभी से रिलेटेड ये आपका कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको गाइडेंस देता है। अब इसमें आप ये पूछेंगे सर, इसमें तो सर आपने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया व्हाट टू इंक्लूड व्हाट टू एक्सक्लूड। तो वो आपने मटेरियल चैप्टर पढ़ा है ना, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में, करेक्ट? तो वही सब पॉइंट्स हैं, यहां पे इंस्टीट्यूट ने खुद ने कवर नहीं किया तो हमने भी कवर नहीं किया। नहीं तो जो आपने सीखा हुआ है ना क्लास में कि भाई जैसे रिटर्नेबल पैकेजिंग को एक्सक्लूड करते हैं, करेक्ट? अगर कोई इनपुट मिलने वाला है जीएसटी का तो एक्सक्लूड करते हैं, याद आ रहा है? वो सारे इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहां लिखे हुए थे? वो सब बात, वो सब लिखे हुए थे इन कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है? सो कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन मटेरियल कॉस्ट। वो सारी जो लर्निंग्स आपने क्लास में ली है वो सब इसमें सिखाए गए थे, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। नंबर 7 पे आते हैं। अब देखिए लाइन से चल रहा है, ठीक है? आपके 5 तक हम आ गए, एक बार याद करने की चेष्टा करते हैं। नंबर 1 था क्लासिफिकेशन, नंबर 2 था कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, नंबर 3 था ओवरहेड्स, नंबर 4 था आई थिंक कैप्टिव कंजम्पशन, नंबर 4 कैप्टिव कंजम्पशन, नंबर 5 था, क्या था रे भाई? एवरेज ट्रांसपोर्टेशन, भूल गया था, ट्रांसपोर्टेशन नंबर 5। अब 6 नंबर से आप देखिए चैप्टर वाइज चल रहे हैं हम। 6 नंबर से मटेरियल आ गया, ठीक है? 7 नंबर लेबर या फिर एम्प्लॉय आएगा, 8 नंबर ओवरहेड्स आएगा, अच्छा यूटिलिटीज आएगा, 8 नंबर यूटिलिटीज, फिर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आ गया 9 नंबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आया 10। तो ये सब लाइन से ही आ रहे हैं आपके 10 नंबर तक, एंड फिर आपके ओवरहेड्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा याद रखने की चेष्टा करना है। आ जाइए वापस अपने एम्प्लॉय कॉस्ट में। नाउ एम्प्लॉय कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय कॉस्ट में ये तो मैंने समझा दिया कि भाई कैसे आपको लिखना है अपना ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, वो तो समझा दिया। अब मेजरमेंट में क्या क्या लिखना है भाई? सबसे पहले इंक्लूजन्स में क्या क्या आएगा, ये सब याद रखने वाली बात है। इंक्लूजन में ग्रॉस पे आता है, अलावेंस आता है, एम्प्लॉयर अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है कहीं पे तो वो आता है, इन ईएसआई या फिर आपका ईपीएफ, तो वो यहाँ आता है। बोनस या फिर एक्स ग्रेशिया जो होता है वो यहाँ पे आता है। बोनस तो सर समझ में आता है, बोनस क्या होता है। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? एक्स ग्रेशिया होता है किसी के ऊपर ऐसी ग्रेसफुली किसी को पैसे दे दिए। जैसे बाबू कंपनी में खास करके ऐसा होता है कि कोई काम बनवा दिया ना तो ऐसे ड्रॉर खोल करके 50,000 रुपए निकाल करके दे देते हैं, बोले ले भाई रख, अच्छा काम किया, जा पार्टी कर लेना। सर ऐसा होता है क्या सच में? मतलब पहले तो होता ही था ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं एक्स ग्रेशिया या फिर ग्रेटिया, जैसे भी जो भी प्रोनाउंस करे, ठीक है? सो दैट इज ग्रेशिया। सो ये एक हो गया। फिर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, नॉर्मल लेबर वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें जो है ये इंक्लूडेड है, ठीक है? अब एक्सक्लूजन्स में क्या आएगा? इंप्यूटेड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं होते, पेनल्टी नहीं होते, एबनॉर्मल लेबर वेरिएंसेस नहीं होते। डिडक्शंस में क्या क्या आएगा? कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड नहीं करना? सब्सिडीज, अगर आपने लेबर को पैसे दिए लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई तो आपके खर्चे को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय से कोई चीज के पैसे ले लिए, भाई उसको दिया भी है लेकिन उसके लिए पैसे भी ले लिए, तो फिर भाई वो भी यहाँ पे आएगा। जैसे एम्प्लॉय को तुमने कुछ पर्क्स दे दिए, करेक्ट, लेकिन उसके अगेंस्ट में एम्प्लॉय से कुछ तुम ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो वो पैसे लिए हुए आपके टोटल कॉस्ट में से एक्सक्लूड होंगे। इसके अलावा वीआरएस, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, टर्मिनेशन कॉस्ट, इनको अमोर्टाइज करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज ये थोड़े लंबे प्रोसेस के लिए होते हैं। वीआरएस इज गिवन कि किसी को जल्दी रिटायर कर रहे हैं, तो वो तो कोई वन टाइम एक्टिविटी है लेकिन इंपैक्ट तो ईयर ऑन ईयर है, तो उसको अमोर्टाइज किया जाता है ओवर द सर्वेबल पीरियड, करेक्ट? तो वीआरएस को या टर्मिनेशन कॉस्ट को अमोर्टाइज करना पड़ता है। परक्यूजिट्स को इंक्लूड किया जाता है खर्चे में। एंड इसके अलावा नॉर्मल वेरिएंसेस एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होते हैं, एबनॉर्मल वेरिएंसेस एबनॉर्मल कॉस्ट माने जाते हैं, करेक्ट? एंड अगर कोई प्रिंसिपल्स में बदलाव होना है तो वो या तो लॉ की वजह से होना चाहिए, या फिर कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ जाए तो हो जाना चाहिए, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन की आड़ में हो सकता है। सो ये है आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, एम्प्लॉय कॉस्ट, याद रखना ना। अच्छा, इसमें दो वो आते हैं अपने ओवर टाइम, ये ओवर टाइम नहीं है, आइडल टाइम। हाँ, ये हेडिंग गलत आई है दोस्तों, ये आइडल टाइम की हेडिंग है नीचे वाले की। तो ये दो ट्रीटमेंट के ऊपर ना स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछा हुआ है इन द पास्ट, तो याद करना बनेगा इनको, ठीक है? ऑल्दो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये सब नहीं दिया हुआ है। जब मैं ये बात बोलता हूं ना तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस बात पे, चेक कर लेना भले जाके कि हाँ भैया ठीक बोल रहे हैं, मॉड्यूल के बियॉन्ड भी कई चीजें आते हैं, और वो आपने अपने नोट्स में इंक्लूड किया ही इसलिए है ताकि हम बच जाएं।
तो भाई आपके लिए किया ये सब, इसके बावजूद नहीं बचोगे तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट इधर उधर से कुछ दे देता हूं, बट अदरवाइज आई हैव ट्राइड यार चीजों को कवर करने का। तो आपका ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे होता है, सिंपल है। अगर कोई अर्जेंट वर्क है, ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डालते हैं और ओवर टाइम प्रीमियम को हम ओवरहेड्स मान लेते हैं। अगर नॉर्मली हो रहा है, मतलब अर्जेंटली किसी काम को करने के लिए हो रहा है तो ऐसा, ठीक है। अगर कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया तो पूरा का पूरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चला जाता है। कैपेसिटी शॉर्टेज की वजह से हो रहा है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही अंदर सारा चला जाता है। एबनॉर्मल कॉजेस की वजह से हो रहा है तो जो भी ओवर टाइम दोगे वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, बिकॉज दैट्स एबनॉर्मल, ठीक है। एंड यहां बोला है ओवर टाइम शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन एसेंशियल ड्यू टू हायर कॉस्ट, ये तो गाइडेंस दे दिया भाई, ओवर टाइम ऐसे ही मत कराया कर, महंगा होता है, ठीक है। सो मोटा मोटी समझ में आ गया। काम की अर्जेंसी को देखते हुए नॉर्मल वेजेस डायरेक्ट लेबर आर, बाकी ओवरहेड्स में जाएगा। कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया सारा लेबर कॉस्ट, कैपेसिटी शॉर्टेज सारा लेबर कॉस्ट, एंड एबनॉर्मल कॉजेस हुआ तो नॉर्मल वेजेस डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड एबनॉर्म जो प्रीमियम है वो जाएगा कॉस्टिंग पीएल में। अच्छा सर, आइडल टाइम को लेकर के क्या है सर, अगर अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है, ठीक है, तो इट इज चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब या फिर ऑर्डर वेयर द वर्कर वाज एम्प्लॉयड। सो बेसिकली इट कैन बी चार्ज्ड, अनअवॉइडेबल आइडल टाइम कैन बी चार्ज्ड फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नॉर्मल आइडल टाइम है तो उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के थ्रू, फैक्ट्री ओवरहेड्स की आड़ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक तो हो गया भैया डायरेक्ट इंक्लूजन, एक हो गया इनडायरेक्ट इंक्लूजन, बट स्टिल इंक्लूजन ओवरहेड्स में चार्ज हो गया। एंड लास्ट आया एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये तुम्हारी खुद की गलती की वजह से है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, कॉस्टिंग पीएल में ये जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया बॉस अपने लिए आइडल टाइम का एक्सप्लेनेशन। ओवर टाइम का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट अपने आते हैं कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज में ऑब्जेक्टिव स्कोप पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स में आते हैं। जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले ये आया है कि भैया तुम जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूटिलिटीज यूज किए हो उसको यहां पे स्कोप के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, काय को अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चलो अच्छी बात है, तुमने बता दिया। नंबर 2 बोला दिस स्टैंडर्ड शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन The organizations primarily engaged in generation of sale of utilities। लो ये और एक कहानी है, इसका मतलब जिसका काम ही यूटिलिटीज को सप्लाई करना है उस पर ये लागू नहीं होता है ना। यूटिलिटी आप पूछेंगे यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन तो दो, क्या होता है, तो भाई गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए इलेक्ट्रिसिटी कैप्टिव कंजम्पशन में अगर आपने यूज करा तो वो यहां पे इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू गाइड नहीं होगा, क्योंकि वो कैप्टिव कंजम्पशन है। बात खत्म, डन। नेक्स्ट आता है अपना सर, अगर सर हम अपनी कंपनी की बात करें, जैसे यहां कलकत्ते में कंपनी चलती है CESC, तो CESC जैसी कंपनियों पे क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू होता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो इसी बिजनेस में है, वो इसी तरह की यूटिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोग के ऊपर में भी ये लागू नहीं होगा। करेक्ट। और इसने बोला है कार्बन क्रेडिट्स को लेकर के भी एक सेपरेट स्टैंडर्ड है, तो इस पे भी ये लागू नहीं होगा। तो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर एक्सक्लूजन्स की बात लिखी गई है। नंबर 1 कैप्टिव कंजम्पशन है तो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जो कंपनियां खुद यूटिलिटीज को प्रोवाइड कर रही है तो उसके ऊपर में ये लागू नहीं होगा। एंड लास्ट है कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड ये लागू नहीं होगा। याद रख लेना, जितना हो सके याद रख लेना, आपके काम आ जाने वाला है। फिर अपने आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 पे। ये आ गया पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव स्कोप का चिंता नहीं है भाई, सेम ही होगा, ये देख लो सेम है एकदम। सो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप अच्छे से लिख देंगे, सबके लिए लिख देंगे, टेंशन नहीं है। जनरल प्रिंसिपल्स में आपका पहला लिखा है कि आपका पैकिंग मटेरियल में, करेक्ट, ऑल कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड टू ब्रिंग पैकिंग मटेरियल टू द प्रेजेंट लोकेशन वगैरह वगैरह। तो ये बोला है पैकिंग मटेरियल को तुम अपने पास लाने तक का जितना खर्चा लगा है उन सबको पैकिंग मटेरियल के खर्चे में इंक्लूड करोगे ना। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, हर इन्वेंटरी पे लागू होता है, यहां पे भी लागू हो रहा है। नंबर 2 एबनॉर्मल्स को इंक्लूड नहीं करोगे, वो भी जनरल प्रिंसिपल है, सब पे लागू होता है। एंड लास्ट है जो भी अप्लाई कर रहे हो कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे, एंड चेंज तब तक नहीं करोगे जब तक या तो वो लॉ या तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ना हो। इजी है यार, ये तो बहुत इजी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, छोड़ो, ठीक है। हालांकि मुझे एक याद आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है क्यों नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट एक पॉइंट और था इसमें कि पैकिंग मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, और उसका भी प्रॉपर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। यहाँ पता नहीं क्यों लिखा हुआ नहीं आया है, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 में ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना, दैट पैकिंग मटेरियल इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग डिस्प्ले करना पड़ता है, इन द सेंस डिस्क्लोज करना पड़ता है अलग अलग। नेक्स्ट अपने आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10।
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में ऑब्जेक्टिव स्कोप बच्चा, इसमें कोई टेंशन नहीं अपने को, लेकिन उसके बाद में मेजरमेंट के लिए आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए 5 पॉइंट है। ट्रेस दी डायरेक्ट एक्सपेंस, याद कर लो यार, इसको कैसे भी करके याद कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंस पे अगर एक प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारी बल्ले बल्ले कैसे होगी, इफ यू रिमेंबर ट्रेस। अब बच्चे बोलेंगे ट्रेस याद रह गया सर, अंदर का भूल गए, तब तो क्या ही कहना है, लेकिन ये याद रखने की चेष्टा करना। वी आर गोइंग टू ट्रेस अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ट्रेस में आएगा सबसे पहले ट्रेसेबिलिटी ही। ट्रेसेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियल इनवॉइस कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एक्सक्लूड सर्टेन आइटम्स। तो ट्रेसेबिलिटी में अपने को ये बोला है कि ट्रेसेबिलिटी का आप बेसिस बताओ कि डायरेक्ट एक्सपेंस को आपने पहचाना कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेसेबल तो होना चाहिए ना, ट्रेसेबल होने से ही डायरेक्ट होता, नहीं तो नहीं होता है। तो ये आपको पहले बताना है कैसे आपको पता चला। नंबर 2, आपको इनवॉइस कॉस्ट लेना है हर डायरेक्ट एक्सपेंस का, उसमें आपके टैक्सेस और डायरेक्ट चार्जेस ये सब आने चाहिए। डिस्काउंट्स अगर कुछ मिल रहे हैं तो नेट होने चाहिए। अमोर्टाइज, अगर कोई वन टाइम कोई खर्चा है तो उसको आप एक बार में खर्चा नहीं दिखा सकते, उसको ओवर द इयर्स पे अमोर्टाइज करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, जो कि आमतौर पे हर जगह एक्सक्लूड होता है। एंड एक्सक्लूड करना आपको कोई भी एबनॉर्मल आइटम है तो। सो ट्रेस में पहला आ गया ट्रेसेबिलिटी, दूसरा आ गया रियल इनवॉइस कॉस्ट, ए से आ गया अपना अमोर्टाइजेशन, सी से आ गया कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एंड ई से आ गया एक्सक्लूजन्स। ठीक है, याद रखने की प्लीज चेष्टा कीजिएगा। यहां पे फिर इन्हीं के एक्सप्लेनेशन दिए हैं, सब्सिडीज वगैरह ये सब डिडक्ट होते हैं, स्टैट्यूटरी पेनल्टी वगैरह कुछ होता है एक्सक्लूड होता है, क्रेडिट रिकवरी को एडजस्ट करते हैं यानी नेट करते हैं, एंड कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के केस में। इंक्लूजन्स में क्या क्या है, नाम याद रखने पड़ते हैं, एग्जांपल्स याद रखने पड़ते हैं, इसलिए दिया है। रॉयल्टी सबको याद रहता है, मुझे कोई उसका टेंशन नहीं है। पेटेंट्स भी इसी में आएगा। स्पेशल टूल्स, डिजाइन, मशीनरी, हायरिंग, एक्सपेरिमेंटल कंसल्टेंसी कॉस्ट, साइट ट्रैवल एंड स्पेशल फ्रेट चार्जेस, ऑल ऑफ दिस इंक्लूडेड हियर। इसके अलावा आपके एक्सक्लूजन में आएगा, अगर किसी चीज की इकोनॉमिक ट्रेसिबिलिटी नहीं है तो फिर उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। फाइनेंस कॉस्ट, पेनल्टी, अनअमोर्टाइज्ड, लम सम एक्सपेंस, ये सब यहां नहीं आएगा। क्लियर? और प्रेजेंटेशन में यही लिखा है भैया, कॉस्ट हेड वगैरह बनाना वगैरह वगैरह। ठीक है, डिस्क्लोजर्स में आ गया आपका क्या, आप अपना बेसिस बताओ। ठीक है, ये सारी वही सब चीजें हैं, बेसिस, करेक्ट। इसके अलावा आपका था एक रिलेटेड पार्टी, एक था आपका फॉरेन एक्सचेंज का कुछ, पेनल्टी, क्रेडिट्स एंड रिकवरीज, है ना, वो सारी चीजें आ गई भाई। ये सारे यही सब पॉइंट्स है, देख लो आप। करेक्ट, सिर्फ मटेरियल होने पे आप उसको डिस्क्लोज करेंगे, और कॉस्ट काउंटिंग चेंजेस पे अगर कुछ भी प्रिंसिपल में चेंज करें तो इट शुड बी डिस्क्लोज्ड बेसिकली। फिर आते हैं अपने 11 में। 11 से अब यहां से जितने भी आगे हैं, ऑब्वियसली हर चीज में आप देखोगे कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा है। आपका स्कोप, करेक्ट, और ऑब्जेक्टिव मैच कर रहा है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी मैच करेगा, सेपरेट कॉस्ट हेड, ये सारा का सारा मैच कर रहा है, तो ऑल ऑफ दिस इज मैचिंग। सिर्फ फर्क कहां है, मेजरमेंट में। करेक्ट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या कहता है, वो बोलता है भैया जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं वो सारे आप इंक्लूड कीजिए, एबनॉर्मल आइटम्स को एक्सक्लूड कीजिए। अब ये भी कॉमन दिखे आपको, जो एकदम ऑब्वियस बात है ना, वो सब इंक्लूजन्स में डाल दो, बाकी एक्सक्लूड में बोल दो, एबनॉर्मल को मत गिनना, पेनल्टी को मत गिनना, कोई भी क्रेडिट रिकवरी हो तो माइनस कर लेना, सब में कॉमन आइटम आएगा, देख लेना सब में। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, सिंपल सा दिखा। अब अपने आते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में। देखो यहाँ पे ये लिखा है, इंक्लूड करो उन सारे खर्चों को जो एसेट पे लगते हैं वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, स्पेयर्स पे ट्रीटमेंट, आउटसाइड सर्विसेज, ये सब आपको लेने हैं। एंड असाइनमेंट शुड बी डन ऑन ट्रेसेबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड, यानी आपने जो खर्चा किया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, इसको किस मशीन पे चार्ज करोगे, उसका क्या बेसिस है, वो आपको समझाना पड़ेगा। वो एनीवेज यहाँ पे भी मेंशन्ड है, बेसिस ऑफ असाइनमेंट। करेक्ट, सो दैट इज फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब क्विकली ही चलेंगे, इस तरह से हर चीज कवर होगी। 13 में आते हैं, 13 इज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। सो सर्विस कॉस्ट सेंटर में आपका ऑब्जेक्टिव तो सिमिलर ही है, करेक्ट। स्कोप में यहाँ पे ये लिखा है, इट रिक्वायर्स क्लासिफिकेशन, सेम चीज है, ये पहला वाला पॉइंट तो एकदम सेम है। दूसरे वाले में ये बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 एंड 12 का आपको ख्याल रखना है, यूटिलिटीज और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को इंक्लूड नहीं करना है इन सर्विस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर में अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज ऑन यूटिलिटीज एंड 12 इज ऑन योर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ये आपका सेकंड नंबर पॉइंट कहता है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एग्जैक्टली सेम है, नॉट टू टेक टेंशन ऑफ। एंड फिर आपको मेजर एंड असाइनमेंट में यही बोला है, नॉर्मल खर्चों को गिनना, एबनॉर्मल को मत गिनना, एंड जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में असाइनमेंट करो उसकी ट्रेसेबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट, बेनिफिट रिसीव्ड के हिसाब से उसको प्रॉपर्ली असाइन कर देना। करेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में उसको असाइन कर देना। पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में सेम वही बात है,
स्कोप और ऑब्जेक्टिव मैच कर जाएगा। स्कोप का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, रेमेडिएशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, उनको आप यहां पे इंक्लूड करेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा खर्चों में भी वही बोला है, नॉर्मल खर्चों को इंक्लूड करना, एंड किस तरह तुम इसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे चार्ज करोगे उसका ट्रेसेबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट या फिर बेनिफिट रिसीव्ड के हिसाब से उसको असाइन करना। सो असाइन करते वक्त तीन तरह से आपको असाइन करना है। नंबर 1 ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से, यानी किसका खर्चा अगर पता चल गया तो असाइन कर देना। कॉज एंड इफेक्ट यानी किसके वजह से ये खर्चा हुआ वो असाइन कर लेना। और लास्ट है बेनिफिट रिसीव्ड, यानी इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ उस हिसाब से चार्ज कर देना। सो चार्ज करने के तीन तरीके हैं, ट्रेसेबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट या फिर में बेनिफिट रिसीव्ड। याद तो करना पड़ेगा। 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर अगेन वेरी सिंपल, मेजरमेंट में यही बोला है कि भाई नॉर्मल खर्चों को गिन लेना, एबनॉर्मल को मत गिनना, और जो भी खर्चे हैं उनको असाइन कर देना बेस्ड ऑन 3 आइटम्स। क्या नहीं याद आ रहा है? ट्रेसेबिलिटी, करेक्ट, मेरे को भी नहीं याद आ रहा था तो याद कर रहा हूं। ट्रेसेबिलिटी, बेनिफिट रिसीव्ड एक और था, एंड तीसरा क्या था? कॉज एंड इफेक्ट। सो ट्रेसेबिलिटी, कॉज एंड, अरे चैंपियन हो गए भाई अपने। ठीक है सर। 16 नंबर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में सर क्या? डेप्रिसिएशन में आपने को ऑब्जेक्टिव स्कोप एकदम डिफाइंड है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर डिफाइंड है, कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट। थोड़ा सा एडिशनल यहाँ लिखा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन वगैरह वगैरह, थोड़ा तो एक्स्ट्राज होगा ही, बट अपना काम बन जाएगा बेसिक लिखने से। एंड यहाँ पे लिखा है कि आप अपने मेजर करो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को, डेप्रिसिएबल अमाउंट और यूजफुल लाइफ वगैरह उन सब चीज को मेजर करो, एक्सक्लूड करो इंपेयरमेंट लॉस को, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन को, एंड डेप्रिसिएशन ऑन आइडल एसेट्स। ये सब एबनॉर्मल आइटम्स हैं, मतलब 3 आइटम इंक्लूड नहीं हो सकते। आपका इम्पेयरमेंट लॉस कैनॉट बी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन कैनॉट बी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड आपका डेप्रिसिएशन ऑन आइडल एसेट्स आल्सो कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। बाद बाकी जो भी आपने डेप्रिशिएट किया है उसको आपको असाइन करना पड़ेगा टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी, कॉज एंड इफेक्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड। याद हो गया भाई? ठीक है ना, सिंपल है सर, ये तो याद होने लग रहा है। 17 नंबर में आ जाओ। 17 नंबर है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज। ऑब्जेक्टिव स्कोप में ये एकदम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरमेंट में अपने को ये बोला है कि भैया खर्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, एंड इंटरेस्ट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू क्वालिफाइंग एसेट्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओके, अगर कोई एसेट बिल्ड हो रहा है तो बिल्ड होने के दौरान खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, ये उसी की जानकारी आपको यहाँ पे दे रहा है। इंप्यूटेड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी आपने अगर अपना खुद का पैसा लगाया तो ब्याज खुद से कैलकुलेट नको करना, कहीं से बैंक से लोन लिया तो ही इंक्लूड करना। इंप्यूटेड कॉस्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड। पेनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, यानी अगर आपने कोई लेट पेमेंट करी जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लग रहा है, कैन नॉट बी इंक्लूडेड। कोई भी तरह का फाइन, पेनल्टी, वो सब नहीं इंक्लूड हो सकता है। एंड ऑब्वियसली असाइन करना कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, बेनिफिट रिसीव्ड एंड ट्रेसेबिलिटी। याद ही हो गया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा बाद बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही आपको, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ये सब बेसिकली कैपिटलाइज होते हैं ये सब आइटम, तो ये सब आइटम को एक्स्ट्रास तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, बट ठीक है, मोर और लेस यू आर देयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने को यही बोला है कि भैया तुम नॉर्मल सारे खर्चे ले लेना, और ट्रेसेबिलिटी वगैरह वो वाला पॉइंट्स है, एंड अमोर्टाइज करना ओवर द यूजफुल लाइफ। अच्छा, ये और इंपॉर्टेंट होता है, रिसर्च का जो खर्चा होता है ना, डेवलपमेंट कॉस्ट को बोलता है क्रिएटिंग एन इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करना ओवर द लाइफ। ये आपको बोला, हालांकि ये नियम ऐसे नहीं वर्क करता है, जितना मुझे याद आ रहा है रिसर्च के खर्चे को पूरा एक्सपेंस करते हैं, हाँ ठीक ही है, और डेवलपमेंट के खर्चे को अगर फिजिबिलिटी प्रूव हो जाती है तो फिर अमोर्टाइजेशन करते हैं, ऐसे कुछ नियम होते हैं। तो अगर रिसर्च का खर्चा पूरी तरह एक्सपेंस होगा, डेवलपमेंट इफ द प्रोडक्ट इज एलिजिबल या फिर फिजिबल, तो फिर उसके बेसिस पे आप उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते हो। तो ये है इसका मेजरमेंट एंड असाइनमेंट का कानून। जॉइंट कॉस्ट के लिए क्या लिखा है? जॉइंट कॉस्ट के लिए ये लिखा है कि जॉइंट कॉस्ट होता है स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक आने वाला सारा खर्चा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो होता है वो आर मेजर्ड ऑन रिसोर्स कंज्यूम्ड। स्क्रैप वगैरह का कोई खर्चा होता है तो इसमें से माइनस करते हैं, एंड फिर इसको आप अपोर्शन करते हैं ऑन वेरियस बेसिस। तो वो सारे फॉर्मेट्स के नाम लिखे हुए हैं, फिजिकल यूनिट्स, एनआरवी, टेक्निकल एस्टिमेट्स, वैल्यू बाय प्रोडक्ट, एनआरवी वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें हैं। तो बेसिकली जॉइंट कॉस्ट को समझाया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को समझाया है, और फिर कैसे बांटेंगे जॉइंट कॉस्ट को वो समझाया है। दिस कवर्ड इन मेजरमेंट एंड असाइनमेंट। रॉयल्टी, रॉयल्टी में ये लिखा है कि रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ, ये सब जो है नेट ऑफ सब्सिडीज वगैरह ये सब लेना आप, एक्सक्लूड करना फाइनेंस कॉस्ट को, इंप्यूटेड कॉस्ट को, पेनल्टीज वगैरह वो सब चीज बोला है। ट्रेसेबिलिटी के ऊपर में बात है, और
थोड़ा बहुत एक्स्ट्राज हैं यहाँ पे, जो चीजों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, रीड कर लेना इसको। मैं इसके ऊपर आरसी लिख रहा हूं, मतलब एक बार पढ़ लेना इसको, थोड़ा टेक्निकल तो है, ठीक है। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, एक बार गो थ्रू कर लेना। अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया, मोस्ट ऑफ दीज कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव नॉट बीन आस्क्ड, नेवर एवर इन द एग्जामिनेशन। हम कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बाद जितने भी हैं, 10 तो आया है, इंपॉर्टेंट रहा है, 11 से लेकर कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड 23 तक इंस्टीट्यूट ने आपको कभी याद ही नहीं किया होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ने कभी याद नहीं किया है। मैंने कवर कर दिया है, आप पढ़ के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट केसेस में शायद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आने वाले। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से 23, बहुत ही गंदी किस्मत चाहिए कि इसके बीच में से कुछ आ जाए। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में चल जाओ सर। 24 ये रहा दोस्त, ऑब्जेक्टिव स्कोप मैच करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। ये एक बार एग्जाम में पूरा एज इट इज सवाल आया हुआ है कि पूरा एक्सप्लेन करो। तो आप अपने रेवेन्यू को कैसे मेजर करते हो, तो इसको ग्रॉस या फिर एनआरवी बेसिस पे आप जैसे एप्लीकेबल होगा आप उसको करोगे, एंड असाइन इट टू रेलेवेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपका रेवेन्यू है वो किसी ना किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट का है, तो उसके ऊपर में आप असाइन करोगे। रेवेन्यू फ्रॉम बाई प्रोडक्ट, स्क्रैप, वेस्ट वगैरह ये जो भी है, ये आप एडजस्ट करोगे अगेंस्ट द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एंड मैचिंग और रियलाइजेबिलिटी का आप खास तौर पे ख्याल रखोगे, इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखोगे। सो दो मेन बात है भाई, तुम्हारा जो सेल है उसका तुम ख्याल रख लेना, जो भी तुम्हारा डायरेक्ट सेल है, और जो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट या फिर स्क्रैप वगैरह से आ रहा है उसको भी तुम आइडेंटिफाई करके रख लेना कि ये किस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। हालांकि वो उसके रेवेन्यू बोल करके चार्ज नहीं होता, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडजस्ट होता है, बट फिर भी आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कौन सा कॉस्ट ऑब्जेक्ट का है। तो ये यहाँ पे मेजरमेंट एंड असाइनमेंट में मेंशन किया गया है। एंड लास्ट अपने आते हैं कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर स्टडी मैट एज ऑफ नाउ, आगे हो सकता है इंक्लूड हो जाए। तो इसमें क्या है भाई, इसमें मेन तो यार यही सब होगा कि इन्वेंट्री का जो भी तुम्हारा वैल्यूएशन मेथड है वो सब तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे लिखा है दैट मेजर करो कॉस्ट को इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कन्वर्जन, वो सब तो आएगा ही। जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। दिस इज द नियम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये तुमको पता है ऑलरेडी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा ही होता है, जो भी तुम्हारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होता है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सो दैट इज आल्सो कवर्ड हियर। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से चार्ज होता है, वो भी हमको पता है। एंड इसके अलावा आपने को बोला है कि प्रेजेंट लोकेशन वगैरह तक लाने के लिए जो भी खर्चे हैं वो इंक्लूड कर लेना, रिकवरी बाई प्रोडक्ट का कोई खर्चा तो एक्सक्लूड कर लेना, एबनॉर्मेलिटी को एक्सक्लूड कर लेना, एंड इन्वेंट्री is assigned and valued separately for purchase and self manufactured item। यानी अगर तुमने बनाया है तो उसका अलग से खर्चा गिनना, और खरीद के लेके आया तो उसका अलग से खर्चा गिनना। बात बाकी आपको यही बोला है कि सुटेबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से और वैल्यूएशन बेसिस के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना, एंड डिस्क्लोजर देना कौन सा मेथड यूज किया है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना, मेथड्स को चेंज मत करना, ये सब बातें मेजरली लिखी हुई है। सो ऑल ऑफ दिस मेक्स a happy ending for cost accounting standards। I have tried कि इस लेक्चर को आपके लिए सिंपल बनाऊं, छोटा बनाऊं, इफेक्टिव भी बनाऊं, एंड आई होप हम वहां तक पहुंच पाए। ये छोटा सा लेक्चर हो सकता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ला सके। दो तीन चीजों का आपको ख्याल रखना, ऑब्वियसली चीजों को तो अच्छे से पढ़िए। ये लेक्चर भले ही आपके लिए कितनी देर का है, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, 1.25 घंटे का लेक्चर है, पर मुझे लगता है उतना ही समय आपको खुद से भी देना होगा। सो आप ये मान करके चलिए आपका 75 मिनट्स लग गया मान लो लेक्चर देखने में, आप 75 मिनट्स इन नोट्स को एक बार वापस पढ़ लीजिए, इस पीडीएफ को एक बार और पढ़ लीजिए, एंड देन नंबर्स को याद करने में 15 मिनट और दे दीजिए। सो ऑल टोटल आपका ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेस देन 3 आवर्स एंड यू आर देयर, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से आप कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मोर और लेस अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। वेदर इट बी एमसीक्यूज यू विल डू वेल, एंड इफ इट बी इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मुझे लगता है आप अच्छा करने वाले हो। सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।